आपको क्या लगता है म्यूचुअल फंड्स बेटर है या रियल एस्टेट बेटर है? नहीं, यहाँ मैं ये एक्चुअली नहीं बोलूंगा बिकॉज होता है ऐसा, स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं बिल्डर्स। करते होंगे, रियल एस्टेट इज द बेस्ट वे टू गेट रिच। क्योंकि आपको रियल एस्टेट कभी नुकसान दे के नहीं जाता। तो अभी क्रिप्टो का क्या सीन है मार्केट में? आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ क्रिप्टो यार। आप बताओ। मैं कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी भी नहीं है। मेरे दादाजी ने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी और उसकी आज जो इवैल्यूएशन है वो 100 टाइम्स से ज्यादा है। कैसे लॉन्ग टर्म में रियल एस्टेट बेटर है या नहीं है? रियल एस्टेट हर तरीके से बेटर है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड सच अ बूम इन द मार्केट? सो अभिषेक, हुआ क्या है, क्या एवरेज ग्रोथ है रियल एस्टेट में और वर्सेस उसके म्यूचुअल फंड्स में? म्यूचुअल फंड्स में इस टाइम पे बिकॉज ऑब्वियसली एवरीवन नोज मार्केट। कोई एक स्पेसिफिक रीजन, कोई प्रॉपर्टी जिसमें आपने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखा हो? मैंने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में देखा है। And when you say exponential, what is the figure that you mean? I talk about नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और रियल्टी के राज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। रियल्टी के राज एक ऐसा पॉडकास्ट जो आपके लिए हर वो राज खोल रहा है जो आपकी रियल एस्टेट बाइंग को सरल बना सकता है, इजी बना सकता है और हैजल फ्री बना सकता है। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं हमारे एक्सपर्ट से जो कि एज कैपिटल से है कि कैसे रियल एस्टेट बेटर है गोल्ड से या है भी या नहीं, कैसे बेटर है क्रिप्टो से या है भी या नहीं, या कैसे बेटर है म्यूचुअल फंड से, स्टॉक से या है भी या नहीं, रियल एस्टेट कैसे बेटर है बाकी स्पेंडिंग ऑप्शन से, इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से, सब जानेंगे आज के इस एपिसोड में। आप जुड़े रहिए। मेरा नाम अभिषेक है, मैं हूं भोपाल से और हमारे साथ हैं एक्सपर्ट्स हैरिस और अमर भाई जो कि एज कैपिटल से। वेलकम टू रियल्टी के राज। थैंक यू अभिषेक। हैरिस भाई, क्या लगता है आपको, क्या रियल एस्टेट जो आप जोर जोर से बोलते हो कि वर्थ इट है, वर्थ इट है, वर्थ इट है, क्या ये शेयर्स से बेटर है, शेयर मार्केट से बेटर है? अभिषेक, जहाँ तक शेयर मार्केट की बात है, मैं बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ। मैंने आपको पहले भी मेंशन करा है, मेरी थॉट प्रोसेस थोड़ा ओल्ड स्कूल है। मतलब आई बिलीव इन फिजिकल एसेट्स, पोजेशन वाले टैंजिबल, जो रियल एस्टेट की प्रॉपर्टीज जैसे आप ले लेते हो आज, अपना मकान हो, दुकान हो। हैविंग सेड दैट, अगर आप मेरे से आज पूछना चाहो कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, तो क्योंकि पर्सनली मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस शेयर मार्केट में नहीं रहा है। आई हैव लॉस्ट लॉट ऑफ मनी इन शेयर मार्केट। मतलब मेरे कोई तकरीबन 25-30 लाख रुपए जीरो हो गए 5 दिन के अंदर। तो मुझे उस दिन से लगने लगा कि शेयर मार्केट जो है वो लॉन्ग टर्म गेम है। मतलब अगर आज आप मेरे से पूछो कि शेयर मार्केट का पिछले 5 साल में कैसा रिस्पॉन्स रहा है, तो जैसे मैं बोलूँगा, अगर इंट्राडे जैसे कहते हैं ना शेयर मार्केट इंट्राडे, तो जो इंट्राडे करने वाले हैं वो 93% लॉस में रहे हैं पिछले 5 साल में। यू डोंट नो व्हेन टू क्विट। मार्केट इतनी ज्यादा फ्लक्चुएट करती है, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स दैट गवर्न द मार्केट। तो किसी टाइम भी कुछ हो सकता है, कभी कोई कंपनी क्रैश हो सकती है, कभी कोई बैंकिंग सेक्टर क्रैश हो सकता है। तो आप एग्जैक्टली टोटली डिपेंडेंट हो ऑन द कंपनीज एंड मार्केट। तो इस केस में मुझे ऐसा लगता है, और आपके हाथ में कुछ होता नहीं है। तो आपने पैसा डाला फॉर एग्जाम्पल अपने डीमैट अकाउंट में, और शेयर मार्केट में आपका एक टाइम है, 1 महीना आपने पैसा कमा भी लिया, 1.5 महीना कमा लिया, 2 महीने कमा लिया, और एकदम मार्केट क्रैश हो गई। तो उस टाइम पे अगर आप देखोगे तो आपने सारा पैसा 4, 5, 6, 10 दिन के अंदर गवा दिया। तो दैट बिकम्स अ गैम्बल। वेयरएज रियल एस्टेट कहीं जाता नहीं, होल्डिंग पावर होनी चाहिए। आज मैंने एक पैसा लगाया, हो सकता है मार्केट नहीं सपोर्ट करे मेरे को, बट मेरा एसेट अपनी जगह पे है। 5 साल नहीं सपोर्ट करेगी, 6ठे साल करेगी, 7वें साल इट विल बी बैक टू नॉर्मल। सो आई फील इन दोनों के कंपैरिजन में यू डोंट लूज एनीथिंग इन रियल एस्टेट। लेकिन आप इंट्राडे को लॉन्ग टर्म से कंपेयर कर रहे हो यहाँ पे। हाँ, सो अब मैं लॉन्ग टर्म की बात करूंगा। तो लॉन्ग टर्म में बड़ी अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है। आजकल एक बड़ी इंटरेस्टिंग रील्स चल रही है अभिषेक, कि अगर आपने 1980 में 1000 रुपए लगाया होता फला कंपनी, हाँ, तो आज वो कितने करोड़ होता? तो एक बंदा बोलता 50 करोड़ होता, एक बंदा बोलता है 100, नहीं गलत जवाब, 200 गलत जवाब, 250 गलत जवाब, आज 550 करोड़ होता। आप मेरे को एक बात बताइए, आज एक इन्वेस्टर हमारे पास क्या आके ये बोलता है कि मैं 40 साल का मेरे पास टाइम है और मेरे को 40 साल के आगे की इन्वेस्टमेंट आप बताओ? ऐसा आपको लगता है कोई इन्वेस्टर है जो 40 ईयर्स 45 ईयर्स की सोचता है, जहां हमारे को कल का भरोसा नहीं, इतनी अनसर्टेनिटी है इंसान को आज की डेट में, ये पता नहीं मैं 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल जीऊंगा, वो क्या 45 ईयर्स का आगे फोकस करता है कि मेरे को इन्वेस्टमेंट करनी है? तो ये मेरे को रील्स बड़ी फनी लगती हैं, ये सुनने में बड़ी टेम्पटिंग है कि 1980 में मैंने अगर इस कंपनी में 1000 लगाया होता। बिल्कुल सही बात है, वो सही कह रहा है,
बट क्या हम 40 साल का आगे का सोच के चलते? तो रियल एस्टेट एक लौती चीज है जहां पे हम आपको 3 से 5 साल तक, मैं कहता हूँ 3 years to 5 years के ब्रैकेट में आपको ये बोलते हैं, यू कैन एग्जिट ऑल्सो, यू कैन मेक मनी इफ योर एंट्री इज राइट एंड योर एग्जिट इज राइट. बट शेयर मार्केट अगेन नॉट फॉर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स, यस इट इज फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स. हाँ, आप ये बोल सकते हैं कि मैंने आज सो एंड सो अच्छी 2-4 कंपनीज में शेयर डाला, मेरे बच्चे वो प्रॉफिट अवेल कर लेंगे, या जब वो इनकम आएगी तो मैं अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए भेज दूंगा. वहां तक मैं मानता हूं शेयर मार्केट अच्छी है, बट इट इज लॉन्ग टर्म. अगर लॉन्ग टर्म की ही बात की जाए, वैसे भी कोई प्रॉपर्टी भी खरीदता है तो कोई 5 साल 7 साल के लिए भी खरीदता है, जो सेल करके पैसा वापस निकाल के कहीं और इन्वेस्ट कर देते हैं. लेकिन अगर आप घर की बात करें, मैं आपसे फर्स्ट एपिसोड में बात कर रहा था, आपने कहा था कि मेरे दादाजी ने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी और उसकी आज जो इवैल्यूएशन है वो 100 टाइम्स से ज्यादा है. तो थोड़ा सा उस बारे में बताओ कि कैसे लॉन्ग टर्म में रियल एस्टेट बेटर है या नहीं है. देखिए, रियल एस्टेट हर तरीके से बेटर है. मैं इसलिए बोलता हूँ आपको क्योंकि आपको रियल एस्टेट कभी नुकसान दे के नहीं जाता. यू जस्ट नीड टू हैव, एज आई सेड, बुरे ईयर्स आ सकते हैं, स्लो हो सकती है मार्केट, एंड वो होती है, वो इकोनॉमिक साइकिल है, यू कांट हेल्प इट. कुछ ना कुछ फैक्टर्स आएंगे, चाहे वो इलेक्शन का टाइम आएगा, इलेक्शन नहीं आएगा तो फॉर एग्जाम्पल अमेरिका में कुछ हो गया, वॉर हो गई, कोविड आ गया, बहुत सारे फैक्टर्स लगते रहते, नोटबंदी हो गई. तो इन फैक्टर्स से मार्केट इफेक्ट करती है. बट इफ यू हैव द होल्डिंग पावर, रियल एस्टेट वापस लौटता है. जैसे मैं आपको बताता हूँ, मेरी 2010 की इन्वेस्टमेंट लिटरली 2018 में 17 में आधी से भी आधी रह गई थी रियल एस्टेट में, एंड मेरे को इमरजेंसी में उसको एग्जिट करना पड़ा. देयर वाज सम इमरजेंसी फंड्स चाहिए थे, तो हमें एग्जिट करना पड़ा. मुझे उस टाइम 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ. माई सेल्फ बीइंग इन रियल एस्टेट, मेरे को उस टाइम इमरजेंसी आई, किसी को भी आ सकती है, मुझे 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ. बट आज वही प्रॉपर्टी एग्जैक्टली 3 टाइम्स पे बैठी हुई है. सो मैं ये सोचता हूँ कि अगर मुझे उस टाइम इमरजेंसी नहीं होती, अगर आपकी वो होल्डिंग पावर होती तो वो आज 3 टाइम्स पे बैठी हुई है. तो नेट में ओवरऑल रियल एस्टेट कभी आपको लॉस देके नहीं जाती. वेयरएस आप शेयर्स में इन्वेस्ट करिए, लोग शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं. ऑल इन्वेस्टमेंट्स आर गुड, मैं ये नहीं बोल रहा कि कोई भी इन्वेस्टमेंट बुरी है. बट अगर आप मुझसे पूछोगे बेस्ट इन्वेस्टमेंट और विनर कौन है इन सब में, तो मैं बोलूंगा रियल एस्टेट, बिकॉज दैट इज द सेफेस्ट. आप टाइम से पैसा निकाल सकते हो. यस, एक जगह पे शेयर्स बेटर हैं. अगर आपका पैसा शेयर मार्केट में इंटैक्ट है या बढ़ा हुआ है और आपको कुछ इमरजेंसी, आप नेक्स्ट डे उसको बेच सकते हो. रियल एस्टेट आप नेक्स्ट डे नहीं बेच पाओगे, थोड़ा समय लगेगा उसमें, थोड़ा समय लगेगा. यस, आज की मार्केट बूमिंग है, ज्यादा समय नहीं लगता, 15 दिन 20 दिन 1 महीना आपको अच्छी तरीके से आप मार्केट करते हो तो आप बेच देते हो, इफ यू हैव द राइट चैनल्स. तो फिर भी मैं बोलूंगा एंड ऑफ द डे रियल एस्टेट बिकम्स द विनर, क्योंकि उसमें गैम्बल नहीं है. शेयर मार्केट में फिर भी गैम्बल है. एज आई टोल्ड यू, आई लॉस्ट माई ओन मनी इन 5 days. तो विच इज वेरी फेयर एंड ट्रांसपेरेंट ऑफ यू. अमर भाई, आपको क्या लगता है, म्यूचुअल फंड्स बेटर है या रियल एस्टेट बेटर है? आई नो आप बोलोगे रियल एस्टेट बेटर है, लेकिन मुझे इसके लिए बड़ी सॉलिड रीजनिंग चाहिए. नहीं, यहाँ मैं ये एक्चुअली नहीं बोलूँगा, बिकॉज दोनों अच्छे हैं. ओह ओके. दोनों अच्छे हैं इन देयर ओन रिस्पेक्टिव वेज, बट दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं. अब जैसे कि म्यूचुअल फंड क्या है कि आप अपना पैसा एक पूल ऑफ स्टॉक्स में डालते हैं जो अब एक प्रोफेशनल से मैनेज्ड है, एंड दे आर इन वेरियस कंपनीज. अब कंपनीज की अगर ग्रोथ अच्छी है तो आपका स्टॉक अच्छा है, आपका शेयर ऊपर जा रहा है, सो यू आर डिपेंडेंट. अगर शेयर कम है बिकॉज द कंपनीज ग्रोथ इज लेस, तो आपका शेयर नीचे जा रहा है. बट जबकि इन रियल एस्टेट, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट अ शॉर्ट टर्म, 3 से 5 साल अगर आप शेयर मार्केट में पैसा रखते हैं तो यस, मैं समझ सकता हूँ कि क्या पता उसमें कुछ आप बना सकते हो. जबकि मैंने रियल एस्टेट में 3 से 5 साल में अपने फैमिली एंड क्लाइंट्स को बहुत पैसा कमा के दिया. क्या एवरेज ग्रोथ है रियल एस्टेट में और वर्सेस उसके म्यूचुअल फंड्स में? म्यूचुअल फंड्स में पहले बात कर लेते हैं. म्यूचुअल फंड्स में इस टाइम पे, बिकॉज ऑब्वियसली एवरीवन नोज मार्केट अच्छी है, बट ऑन एन एवरेज 12 से 13 या 14% का ग्रोथ आता ही आता है. ठीक है. जबकि मेरे ख्याल से जो मैंने रियल एस्टेट में देखा है आज से 3 से 4-5 साल से, इट हैज बीन मच मोर देन व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट द म्यूचुअल फंड्स. कोई एक स्पेसिफिक रीजन, कोई प्रॉपर्टी जिसमें आपने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखा हो? मैंने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिल्ली एनसीआर में देखा है, जबकि मैंने अपने पहले एपिसोड में भी बताया था, जेवर, नोएडा, दिल्ली, गुड़गांव, तीनों में देखा है. दिल्ली एनसीआर में सारा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है इस टाइम पे. एंड व्हेन यू से एक्सपोनेंशियल, व्हाट इज द फिगर दैट यू मीन? आई टॉक अबाउट डबल और ट्रिपलिंग योर मनी.
tripling your money to Yes. the decks. Yes. So you are saying कि म्यूचुअल फंड्स में शेयर्स में 12, 15, 16, 20, 22% से ऊपर जाकर अगर आप अच्छे हाथों में हैं Correct. तो आप अपना मनी डबल भी कर सकते हैं 5-7 साल में. बिल्कुल. इज दैट व्हाट यू मीन? अभिषेक, ऑनेस्टली आप अपना पैसा जितना आप लगा रहे हो, आई एम टॉकिंग अबाउट द मनी दैट यू आर इन्वेस्टिंग नाउ इन रियल एस्टेट, यू कैन डबल दैट मनी इन 1 year also in a good market. So Yeah, that is obviously. that is the power of real estate. You just need to find the right people. Again, coming back to the same point, when the market is booming, आज market boom कर रही है, there are launches which are being sold in 2 days, and believe me, लोग बोलते हैं, there are people बोलते हैं बिल्डर हाइप बना रहा है, बिल्डर इस चीज का एक स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं आजकल बिल्डर्स के, बिग गया, वी आर ऑल सोल्ड आउट एंड दिस एंड दैट, बट होता है ऐसा स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं बिल्डर्स? करते होंगे, बट आज की डेट में मैं पर्सनली अपने चेक्स लेके खड़ा हुआ एंड आई हैड टू रिटर्न द चेक्स टू माय क्लाइंट्स. आपने ऐसा टाइम कब देखा कि मेरे पास 5 चेक्स हैं एक बिल्डर के और मैं वो लगाने के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ बिल्डर से और बिल्डर वो चेक रिटर्न कर देगा? इज बिल्डर मैड? अगर वो कोई गैबल खेल रहा है तो अगर आप ये सोचो ना, अगर वो हाइप ही बना रहा है तो व्हाई वुडंट ही एक्सेप्ट दोस चेक्स? उसके पास तो चेक्स आ रहे हैं ना अपनी बुकिंग के. तो आज की मार्केट में अभी एग्जांपल, इनफैक्ट अमर भी मैं साथ वही ही है. कहने वाला था. इनफैक्ट आप मानोगे नहीं अभिषेक, 2-3 दिन पुरानी बात है, मैं नाम नहीं लूंगा बिल्डर का, नई प्रोजेक्ट का. हम गए चेक लगाने, यूनिट भी हमारे को मिल गया. फॉर सम रीज़न वो यूनिट आपकी या क्लाइंट की हमारी वजह से कुछ नहीं मिल पाया फिर से, तो हमने कहा दूसरा दे दो. और अगर ये स्ट्रैटेजी होती है बिल्डर की तो वो दूसरा दे देता, उसको तो हम पैसे ही दे रहे हैं, फ्री में तो नहीं ले रहे. बट आज की डेट में जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे पास यूनिट नहीं है. आई माइट हैव टू रिजेक्ट माई क्लाइंट फॉर दिस डील कि वी डू नॉट हैव अ यूनिट. एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 1, 10, 50, 100, आई एम टॉकिंग अबाउट मे बी 300 to 400 यूनिट्स. तो आप उसी से लगा लो. ये तो एक आई ओपनिंग चीज़ है. मतलब हम भी ये सोचते हैं कि अभी जैसे दलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट हुआ, 6 सेकंड में टिकटें बिक गई. इस तरह से कई बिल्डर्स होते हैं जो बोलते हैं कि यार 2 दिन में हमारी प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी, आप पहले ले लो. सो वही मैं आपको बोलता हूँ कि बेसिकली हमेशा से सेल्स के अंदर हुआ क्या है, चैनल पार्टनर्स होते हैं, ब्रोकर्स जो होते हैं, वो लोग एक हाइप बनाते हैं टू सेल देयर प्रोडक्ट. हाइप बनाते क्या है, सर आप आज चेक दे दो नहीं तो कल चीज निकल जाएगी. अब ये माइंडसेट इतने सालों से चला रहा है कि लोगों ने, इन्वेस्टर्स ने ये समझ लिया है, ग्रांटेड ले लिया. हाँ, कि आज बंदे ने बोल दिया चेक दे दो, ये तो सब बोलते हैं यार कुछ नहीं बिक रहा. और उसके बाद अगर बहुत ही ज्यादा अगर आप उनको पुश करोगे तो ये बोल देंगे अगर हमारी किस्मत में होगा तो हमें मिल जाएगा. और ऑनेस्टली आज की मार्केट है, उनकी किस्मत में नहीं होती वो चीज. अगर उन्होंने ये नहीं समझा कि आज की मार्केट कैसे चल रही है, देन दे आर डूइंग समथिंग रॉन्ग. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड सच अ बूम इन द मार्केट? अभी इस वक्त क्या हो So, रहा है? अभिषेक, हुआ क्या है बेसिकली, मैंने आपको इकोनॉमिक साइकिल लास्ट टाइम भी समझाया था. एक बार फिर से हमारे व्यूअर्स के लिए. हाँ, सो हर कंट्री की एक इकोनॉमिक साइकिल होती है, 4-5 साल ऊपर जाती है, देन देयर इज करेक्शन दैट हैपेंस ड्यू टू व्हाटएवर फैक्टर्स. इलेक्शंस हो जाते हैं, कुछ भी होता है और वो उसकी वजह से करेक्शन आता है. अब जब करेक्शन आता है तो मार्केट वापस 20-25-30% नीचे आती है. सो दैट इज अगेन इन्वेस्टर्स की एक अपॉर्चुनिटी होती है वेयर इन्वेस्टर कैन इन्वेस्ट. तो वो 4-5 साल जो थे इस बार, वो 2014 से इलेक्शन आया, बीजेपी केम इन पावर, उसके बाद से थोड़े मार्केट स्लो होने शुरू हो गए, फिर नोटबंदी, फिर जीएसटी, वो 4-5 साल में कुछ फैक्टर्स ऐसे रहे, मार्केट बहुत ज्यादा स्लो रही. 19 में मार्केट को वापस चढ़ना था, फिर कोविड आ गया. तो इस बार जो मार्केट होल्ड पे रही वो ऑलमोस्ट 8-9 साल के लिए होल्ड पे रह गई, वेयर एज पर द नॉर्मल साइकिल इट इज 4 to 5 years. तो इतनी रुकी हुई मार्केट, जब 10 साल तक प्राइसेस नहीं बढ़े, पीपल हु इन्वेस्टेड इन 2013, 12, 13, उनके प्राइसेस ही नहीं बढ़े 2020-21 तक. 21 में वापस से लोगों को चीजें नॉर्मल होना स्टार्ट हुई, लोग बाहर आए, फिर कोविड से बाहर भी आए. थोड़ा सा एक नेगेटिव सेंटिमेंट था, उससे वापस बाहर आके लाइफ देखी लोगों ने, उनको अच्छा लगा. स्टैंडर्ड बहुत अपग्रेड हुए लोगों के, थिंकिंग चेंज हुई लोगों की. तो इस कोविड से लॉट ऑफ थिंग्स हैज हैपेंड एंड लोगों की मेंटालिटी काफी चेंज हुई है टुवर्ड्स इन्वेस्टिंग इन हायर वैल्यू प्रॉपर्टीज आल्सो. क्या लगता है आपको कितने वक्त चलने वाला है ये? वो करेक्शन पीरियड कब आ रहा है? किससे बचना है हमको? वो करेक्शन पीरियड नॉट बिफोर 2029. So we have a lot of time to invest and make money and come out. We have lot of time right now. एक और बड़ा क्यूरियस क्वेश्चन है मेरा, और ये बाप दादाओं के ज़माने से चला आ रहा सवाल है कि
सोना तो सोना होता है, राइट? गोल्ड का अप्रिसिएशन हम लोगों ने देखा है पिछले इतने सालों में, इतना मैसिव हो गया है। आदि काल में हमारी शादी हुई थी और उस वक्त जब सोना हमने खरीदा तो कुछ 10,000 पे था। तो जो वो सोना है उसकी वजह से अब चैन से सो रहे हैं हम लोग, क्योंकि वो बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है। आज मेरे ख्याल से इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट टुडे 75,000 70,000 के आसपास कहीं पे सोना है। अभिषेक, सोना ना बहुत अच्छी चीज है, सोना भी बहुत अच्छी चीज है और सोना भी बहुत हाँ। अच्छी चीज है। बेस्ट है। तो मैं सोने को, गोल्ड की इन्वेस्टमेंट को हमेशा अच्छा मानता हूँ। इट इज दैट अच्छा, मैंने एक बात नोटिस की अमर भाई कि आप थोड़ा सा फ्लैम्बॉयंट, और हैरिस भाई हमेशा एक जो ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट है उसके प्रोज की तरफ झुके हुए हैं। तो एक ये जो आप दोनों की जोड़ी है, जो कॉम्बिनेशन है, ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। तभी तो वी फॉर्म्ड एज कैपिटल। क्या बात। हाँ, तो बेसिकली सोना इज वन इन्वेस्टमेंट जिससे इमीडिएटली आपको इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी लिक्विडिटी मिल जाती है। वेयर एज सोना आपको कोई रिटर्न तो देके जाता नहीं। मैं आपको ऑनेस्टली बोलूं, देयर इज नो रेंटल अटैच्ड विद सोना, देयर इज नो कैपिटल एप्रिसिएशन अटैच्ड विद सोना। सोना बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। गोल्ड कॉइन्स लेके आप डाल दीजिए, रेट बढ़ेगा, मार्केट बढ़ेगी, रेट बढ़ता है। अब ये डिपेंड करता है कि उसका रेट कितना बढ़ता है हर साल एज कंपेयर टू रियल एस्टेट। सो 5 साल का तो मैं कंपैरिजन ही नहीं कर सकता, बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर गोल्ड में शायद 50-60% की इन टोटलिटी एप्रिसिएशन आई होगी, तो रियल एस्टेट में 300 टाइम्स आई है। सो देयर इज़ नो कंपैरिजन। बट येस, आज इमरजेंसी हो जाए अगेन, जैसे शेयर्स मैंने आपको बोले आपके अगर इंटैक्ट है तो आप बेच सकते हो, सोना भी आप इमीडिएटली 1 घंटे में बेच सकते हो। और दूसरी बात ये है कि सोने के साथ बड़ी इमोशनल बात अटैच्ड होती है, तो पीपल डोंट, जब तक सिर पे नहीं पड़ती लोग सोना बेचने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि सोना बड़ा इमोशनल मुद्दा हो जाता है। आई एम वेरी पर्टिकुलरली फॉन्ड ऑफ गोल्ड। अगर आप मेरे से पूछो, अब आप 5 साल की बात अगर लगा लो, स्टैटिस्टिक्स भी ये कहता है कि 5 साल में अगर 2 साल ऊपर गया तो 1-1.5 साल स्टैग्नेंट भी रहा। हालांकि बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि नाउ इट इज़ ऑन एन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। बट हाँ जी, जैसे हैरिस ने कहा कि इट इज़ वन थिंग विच इज़ वेरी सेलेबल। आज है तो आधे घंटे बाद कोई दिक्कत आई, बेच दिया, पैसे अंदर कर दिए। रियल एस्टेट में आप ये नहीं कर सकते। सो दैट इज़ वाई मेरे लिए रियल एस्टेट इसलिए भी विनर है, बिकॉज उसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा है। आप उसमें बुक योर, यू कैन बुक योर लॉसेज, यू कैन बुक योर प्रॉफिट्स इन एवरी 1 आवर। यू नीड टाइम, विच आई सेड इन माई अर्लियर एपिसोड, होल्डिंग पावर। बट वंस यू डू दैट, देन इट्स अ विनर। वो बोलते हैं ना कि रियल एस्टेट इज द बेस्ट वे टू गेट रिच। कुछ और चीज़ें भी हैं जो लोग समझते हैं कि दे आर वेज टू गेट रिच, जैसे कि बिटकॉइन हो गया या क्रिप्टो करेंसी हो गया। एक बहुत ही मैसिव टैक्स सरकार ने क्रिप्टो करेंसी पे लगा दिया अभी, और इससे पहले जितने भी लोगों से मैं मिलता था या जितने भी लोग क्रिप्टो कर रहे थे, वो बहुत ज़्यादा हार्ड सेल करते थे क्रिप्टो को। तो अभी क्रिप्टो का क्या सीन है मार्केट में, कैसा कैसा चल रहा है? आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ क्रिप्टो यार। आप बताओ। ऑनेस्टली मुझे तो ज़्यादा समझ नहीं आता, बट वैसे अभिषेक इसमें कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी भी नहीं है। आप ही बताओ, कुछ है? आई डोंट थिंक सो। देयर इज नो रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑन इट। इट्स नॉट स्टैम्प्ड बाय द गवर्नमेंट। तो बट इट इज टैक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। इट इज टैक्स्ड, It is not stamped. 100%। But it is taxed. It is taxed but not stamped. तो I don't know much about it. मैंने कभी किया नहीं है। Yes, you are right. People have made money out of it. But I don't think it is a long-term thing again. आप भी यहाँ हो, मैं भी यहाँ हूँ, viewers भी हैं। I think tomorrow, day after or something, it might be a bubble which will burst. But not for me. So when it comes to Bitcoin, I think Amar also is old school Yeah, Yes. for a change. for a change. एक बहुत ही एब्सर्ड सवाल पूछ रहा हूँ। बहुत सारी MLM कंपनीज है, एमवे हो गया, ऑरिफ्लेम हो गया, हर्बल लाइफ हो गया, या फिर वेस्टीज हो गया। ये लोग जब देखता हूँ, इनकी भी बड़ी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखती है ना। ये लोग बड़ी जल्दी ऑडियां खरीद लेते हैं, मर्सिडीज खरीद लेते हैं। अंदर की स्टोरी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि MLM वर्सेस रियल एस्टेट में कहाँ ज़्यादा और राइटफुली पैसा बनाया जा सकता है? टू बी ऑनेस्ट अभिषेक, आज की डेट में सारे रियल एस्टेट मॉडल्स जो हैं वो यही MLM फॉलो कर, सारे या मोस्ट ऑफ देम? ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ देम। आई डोंट एडवोकेट बिकॉज आई डोंट फॉलो दैट। मुझे वो काम ही नहीं करना जिसमें बहुत सारे हाथ आप इन्वॉल्व कर दूं और यहाँ पे यही नहीं पता चले कि कौन बंदा क्या बेच रहा है और उसकी मॉनिटरिंग डिफिकल्ट हो जाए। सो आई वांट टू फॉलो द राइट पाथ। दैट्स व्हाई आई वांट टू कीप एवरीथिंग
simple and straight. Where you say बहुत सारे हाथ, what do you mean? So basically what happens is इसमें आप you keep adding people and you keep randomly adding people. तो उसमें कंट्रोल्स वीक होने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं. किसका क्या माइंडसेट है यू डोंट नो. ओके, कौन किस नजरिए से ए बिल्डर बेच रहा है, बी बेच रहा है, सी बेच रहा है, एग्जैक्टली क्या बेच रहा है, और उसका क्या वेस्टेड इंटरेस्ट है. वेस्टेड इंटरेस्ट क्या है, क्या वो कंपनी के एथोस को मद्देनजर बेच रहा है या सिर्फ सेल करने के पर्पज से बेच रहा है. कंपनीज ये प्रॉब्लम फेस कर भी रही हैं आज की डेट में. एक दो का नाम लेना चाहोगे? इन्वेस्टर क्लिनिक हो गया, बड़ी कंपनी, बड़ी कंपनी. they're facing this problem that yes people below in the below line are Yes. having their vested interest and that's why they're Yes. selling something. yes. Okay. And how is the company trying to deal with it? If you have any insight about that? It's really difficult to deal with it, and end of the day it's only firing that happens. And the loss is of the company's name and Company doesn't care. Oh. They become that big, they don't care. अच्छा, मुझे बताओ कि कुछ ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट के तरीके भी होते हैं. एफडीज हो गया, या फिर एलआईसी हो गया, या फिर जो आई नो यू विल से कि इसमें तो 12% रिटर्न है या 8% रिटर्न है या 20% से ऊपर तो हो ही नहीं सकता. फिर भी ये ज़्यादा सेफ है या रियल एस्टेट ज़्यादा सेफ है? मेरे ख्याल से जैसे आप SIPs ले लो, दीज आर ट्रेडिशनल वेज. PPF है, पीपीएफ अकाउंट, PPF अकाउंट हो गए, FDs हो गए. मेरे ख्याल से सुनने वाले सभी को पता है पीपीएफ अकाउंट क्या है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिसमें आप अपना पैसा डाल सकते हैं और सालों बाद जब आप वृद्ध अवस्था में होंगे तो आपको पैसा वापस मिल जाएगा. बिल्कुल डालो, मैं कहता हूँ 100% डालो. ये ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, इनको ज़रूर डालो. बट आपने फिर ट्रेडिशनल का नाम लिया तो आपने एक पुरानी कहावत भी सुनी ही होगी कि इंसान के पास दो चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए, ज़र और ज़मीन. ज़र हो गया पैसा, ज़मीन हो गया लैंड. तो अभी भी मैं आई फॉलो दैट ट्रेडिशन कि यू शुड ऑलवेज एंड ऑलवेज हैव इन्वेस्टमेंट्स इन लैंड, because end of the day, as Harris also said, and I also believe that real estate is a winner in all aspects. How has this question just popped up my mind and I want to ask this from you कि how has Dubai benefited from real estate? Because अगर हम 30 साल पीछे चले जाए दुबई में as a country, as an analogy, तो कुछ भी नहीं था वहाँ पे. और आज अगर आप उसको देखो तो it is one of the most beautiful, the most developed and the most proper country that we see in our subcontinent. नहीं, आई थिंक 20 साल थोड़ा कम बोला आपने. हमें शायद उसको और वो करने के लिए 40 साल पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि पिछले 20 साल में दुबई उतना ज़्यादा ग्रो कर चुका है. इनफैक्ट 20 साल पहले भी काफ़ी डेवलप था, एंड पिछले 20 साल में तो अब दुबई हैज़ रीच्ड नेक्स्ट लेवल. मतलब तो बेसिकली दुबई चला टूरिज्म पे, वहाँ पे लोग आते थे. दुबई अब दुबई क्यों पॉपुलर होता गया? दुबई इज़ द सेफेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड. दुबई इज़ द सेफेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड. तो ऐसे बहुत बारी हुआ कि वहाँ पे एग्जैक्टली क्या कैसे आप कंपेयर करेंगे दूसरी अलग अलग कंट्री से. तो हर जगह आप देखेंगे कहीं पे क्राइम है, कहीं पे कुछ है, कहीं पे लेडीज सेफ्टी हैं, कहीं पे बच्चे सेफ नहीं हैं, कहीं पे कोई प्रॉब्लम्स हैं, दूसरी रॉबरी है. तो अब दुबई की बात करें तो वो ज़ीरो टॉलरेंस वाली जगह है. दुबई के अंदर किड्स आर सेफ. दुबई के अंदर दुबई गिव्स यू एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर. दुबई गिव्स यू गुड स्कूलिंग, गुड एजुकेशन. तो दुबई इज़ अ पैकेज वेयर पीपल कम एंड फील सेफ एंड दे मेक मनी देयर. तो बेसिकली वहाँ के जो रूलर है उनका एक ड्रीम था कि एवरी सिंगल पर्सन स्टेइंग इन दुबई stays happy and वो सक्सेसफुल हो लाइफ में. एंड एग्जैक्टली उन्हीं लाइंस पे दुबई चला है. एंड टूरिज्म से और इस सेफ्टी के उससे दुबई हैज़ मेड इट टू द नेक्स्ट लेवल नाउ. इनफैक्ट पूरी दुनिया के लोग आज की डेट में दुबई माइग्रेट करके दुबई में रहना चाहते हैं. वही मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि रियल एस्टेट दुबई का इस वक्त बूम पर है, और मैंने ये भी सुना है कि इंडिया से भी लोग दुबई में पैसा लगा सकते हैं और लगा रहे हैं. तो व्हाई इज दैट हैपनिंग? ऑब्वियसली आपने एक सेफ्टी का पॉइंट बता दिया, लेकिन इतना बूम क्यों कर रहा है कि इंडिया से पैसा जा रहा है वहाँ? One reason I told you, is the safest city. People want to come and stay there, work there. Secondly, दुबई का residential, अगर if I only talk about the residential, that is the only city in the world जो 8 से 9% का रिटर्न आपको देके जाता है. इंडिया के अंदर हमारे 8 से 9% थोड़ा मुझे समझाओ. 8 to 9% एनुअल एनुअल रिटर्न ऑन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी.
वेयर एज इनफैक्ट अगर हम कमर्शियल प्रॉपर्टीज की बात करें, इट गोज अप टू 15 to 16%, 17% ऑल्सो, डिपेंड। ये रिटर्न है। ये रिटर्न की बात कर रहा हूँ मैं आपको। हम अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी इंडिया की कंपेयर करें तो हमारे को 6 से 8% अच्छे ब्रांड के साथ मिलता है अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी अपनी यहाँ पे लीज करते हो, वेयर एज दुबई के अंदर वो 8 से 9% रेजिडेंशियल में मिलता है। अब आप रेजिडेंशियल की भी बात करोगे तो वहाँ की जो प्राइसिंग है, सो आप 1 करोड़ से 1 करोड़ ऑनवर्ड्स आप दुबई में प्रॉपर्टी ओन कर सकते हैं, जो कि इस वक्त दिल्ली में बहुत मुश्किल है। 1 करोड़ एक ऐसा अमाउंट है जिसपे आप एक अच्छी जगह पर प्रॉपर्टी नहीं अफोर्ड कर सकते। दुबई का देखो अभिषेक क्या है मेन, इफ यू ओपन द वर्ल्ड मैप, इट इज़ वेरी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड। वाई इज द रियल एस्टेट बूमिंग देयर? मैं आपको सीरियसली एक मेजर पॉइंट बताता हूँ। आपको आज एक्सपोर्ट करना है कपड़े ऑल ओवर द वर्ल्ड, you need an office in Dubai. It is the mid hub. So you need a place to stay there. You need an office to be there. It is very strategically located. जबकि Dubai does not grow anything. It is all imported there. सब कुछ import होता है दुबई में, पानी, हवा, सब कुछ। हर चीज from pin to elephant. But the location on the world map makes it the best place for real estate investment, because every businessman needs an office or a house there to come, stay, have meetings, and further go re-export their product. पॉडकास्टिंग का एक ऑफिस खोल लूँ दुबई में। हो। बिल्कुल खोल सकते हो ऑफिस यार, इनफैक्ट आप बोल रहे हो चलेगा, मैं कहता हूँ दौड़ेगा। अमर भाई, गवर्नमेंट का डेटा है कि 2028-29 तक इंफ्रास्ट्रक्चर और लैंड 18% ग्रो करने वाला है। उसका मेन रीज़न है कि लोग माइग्रेट कर रहे हैं अपने अपने शहरों से, दिल्ली की तरफ आ रहे हैं, बॉम्बे की तरफ जा रहे हैं, बैंगलोर जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, और इस वजह से रियल एस्टेट में फर्दर बूम आएगा। तो आप क्या बोलते हो, ये अच्छी बात है या बुरी बात है? या जो अभी प्रॉपर्टी 2 CR की मिल रही है, 1 CR की मिल रही है, वट एवर अमाउंट की मिल रही है, वो लेना सही है या थोड़ा वेट करना चाहिए? क्या करना चाहिए? यार अभिषेक देखो, मेरे ख्याल से दिस इज द एब्सोल्युटली द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी। जैसे कि मैंने अपने पिछले एपिसोड्स में भी फैक्टर्स कुछ डिस्कस किए थे, वो मैं रिपीट कर देता हूँ फिर से। द राइट टाइम टू इन्वेस्ट, वेयर देयर इज द मैक्सिमम डेवलपमेंट हैपनिंग, टाइमिंग एंड डेवलपमेंट इज द मेन थिंग। एंड बाकी तो मैं आपको यही कहूँगा कि जब प्रॉपर्टी लो तब सस्ती। क्या आप भी मानते हो ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभिषेक भाई, बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते हैं कि प्रॉपर्टी के रेट बहुत बढ़ गए हैं, आज नहीं खरीदो, पता नहीं शायद करेक्शन अभी थोड़ा रुक जाओ। अभी रुक जाओ। मैं ये बोलता हूँ अगर आज नहीं खरीदोगे तो आपको पता नहीं आगे आप क्या देखने वाले, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी, अभी तो शुरुआत है। ये दोबारा बोलिए बात। मैं ये बोलूँगा अगर आपने आज प्रॉपर्टी नहीं खरीदी तो आप आगे वाले आने वाले टाइम पे पता नहीं क्या देखेंगे, क्योंकि अभी तो प्राइस बढ़ने की शुरुआत है। दिस इज स्कैरी। अगर आप पुश कर रहे हो अपनी प्रॉपर्टी बाइंग को फॉर द नेक्स्ट 5 years, यू माइट जस्ट एंड अप नॉट बाइंग द प्रॉपर्टी। सो दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। मैं आपको वही बोलता हूँ, मैं अपने सारे इन्वेस्टर्स को भी ये बोलता हूँ। मेरे बहुत इन्वेस्टर्स हैं जो बहुत टाइम लगाते हैं, और लगाना भी चाहिए। 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ कोई कम वैल्यूज नहीं होती, बट इतना टाइम मत लगाओ कि वो प्रॉपर्टी आपको कभी मिल ही ना पाए। ऐसे मेरे बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, इनफैक्ट वो देखेंगे ये तो उनको रियलाइज होगा कि मैं आज बैठ आप के उनकी सेम बात चीज कर बोल रहे रहा हूँ। हाँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, बट उनको आज से 3 साल पहले, 2 साल पहले, 1 साल पहले जब मैं उनको बोल रहा था तब उनको शायद बिलीव नहीं हो रहा था। आज मैं फिर उनको बोल रहा हूँ तो शायद आज वो मेरी बात को बिलीव कर ले। कभी हार्ट टू हार्ट होता है ऐसे इन्वेस्टर से कि यार देखो मैंने आपको बोला था? होता है। तो क्या उस वक्त उस किस टाइम तरह की बातचीत होती है वो? अब डिपेंड करता है एक इंसान टू इंसान पे। कुछ इन्वेस्टर्स मान लेते हैं, कुछ इन्वेस्टर्स कहते हैं यार किस्मत में ही नहीं था। सो ये एक स्टेटमेंट बहुत चलता है, किस्मत में नहीं था। क्या एडवाइस देना चाहोगे आप आज के इन्वेस्टर को जो शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स और बिटकॉइंस और SIPs और FDs सब के साथ साथ रियल एस्टेट के लिए भी मैं सारे इन्वेस्टर्स को कीपिंग इन माइंड रियल एस्टेट ही बोलूँगा ऑनेस्टली। वॉरेन बुफे का नाम सुना है आपने? बिल्कुल सुना है। वॉरेन बुफे कहते हैं बी ग्रीडी व्हेन द मार्केट इज फेयरफुल एंड बी फेयरफुल व्हेन द मार्केट इज ग्रीडी। तो मैं अपने सारे इन्वेस्टर्स को ये ज़रूर बोलना चाहूँगा कि लोगों के पीछे भागना बंद कर दो, अपना दिमाग इस्तेमाल करो। लोगों के पीछे जब आप भागोगे, जब तक आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो लेट हो चुका होगा, और आपको एंड में ज़्यादा टाइम तक होल्ड करनी पड़ेगी अपनी प्रॉपर्टी। तो अपना दिमाग यूज़ करो, कम शेयर करो, कम पूछो रिश्तेदारों से, कभी भी कोई सही
सलाह नहीं देता। आप क्या बोलते हो अमर भाई? अभिषेक, मैं अपने यार देखो इन्वेस्टर्स को यही एडवाइस करना चाहूँगा कि इफ़ दे चूज़ द राइट डेवलपर, द राइट लोकेशंस, लाइक इन द माय लास्ट एपिसोड आई सेड द जहाँ पे सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो मेरे ख्याल से नथिंग कैन स्टॉप देम फ्रॉम मेकिंग मनी इन रियल एस्टेट। एंड आगे तो मैं यही कहूँगा, अभी आप रेटों की बात कर रहे हो तो ये तो रेट मेरे ख्याल से भी कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अभी आगे देखो होता है क्या। रियल्टी के राज इस पॉडकास्ट पर हम कोशिश करते हैं हर वो राज आपके सामने खोलने की जिससे आपका प्रॉपर्टी बाइंग एक्सपीरियंस बेटर हो और आपको बेटर यील्ड मिले। आज के इस एपिसोड में हम बात कर रहे थे रियल एस्टेट वर्सेस बाकी सारी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की। आपको एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपके सवाल हैं जो आप हैरिस भाई और अमर भाई से पूछना चाहते हैं मेरे थ्रू, तो आप कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करें। साथ ही साथ रियल्टी के राज@bhopoowala.com पर मेल भी कर सकते हैं। इस एपिसोड को देखने के लिए आपका धन्यवाद। मेरा नाम अभिषेक है। फिलहाल आपसे विदा लेता हूं। रियल्टी के राज ब्रॉट टू यू बाय एच कैपिटल एंड पावर्ड बाय भोपूवाला।